हेलो मेरे लाडलो दुलारो, क्या हाल चाल। एकदम झकास लल्लन टॉप चल रही लाइफ है ना। मजे कर रहे हो, मस्त गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हो ना। आई होप सभी अच्छे से अपनी समर वेकेशन जो इसको एंजॉय कर रहे होंगे। बट हाँ, इस समर वेकेशन में आपको कम से कम मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अपने को 1 घंटा तो कम से कम यूटिलाइज करना ही चाहिए, ताकि हमें ना बाकी बच्चों से आगे रह पाए। क्योंकि सब बच्चे वही जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसी को पढ़ेंगे ना। अगर आप 1 घंटा अभी दे रहे हो, दैट मीन्स आप बाकी बच्चों से आगे हो। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि आप अभी समर वेकेशन जितना भी टाइम अपना समथिंग 2 से 3 महीने के समथिंग की अभी छुट्टियां रहेगी। हाँ, अभी 1 अप्रैल से अपना सेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अधिकांश बच्चे इसमें स्कूल नहीं जाएंगे। तो इस समय को हमें यूटिलाइज करना है, अच्छे से उपयोग करना है, यूज करना है, ताकि हम दूसरे बच्चों से आगे एडवांस रह पाए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बेटा। इससे पहले वीडियो में हमने नरेशन जो इसको देख लिया है। नरेशन के ऊपर मैं प्रीवियस में 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं आपको। पहली वीडियो में हमने नरेशन के बेसिक कंसेप्ट को सीखा था। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उनका नरेशन चेंज करते हैं। एक हमें अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाता है, उसका हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना होता है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने नरेशन को ही सीखा था, जिसमें हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है इनका नरेशन कैसे चेंज करते हैं, इसको मैंने आपको समझा दिया था। दूसरा वाले वीडियो जो था उसको मैंने बिल्कुल ही बिना रूल के साथ में कंसेप्चुअल समझाने की कोशिश करी थी। डायरेक्टली सेंटेंस से सेंटेंस हमने डील करने का काम किया था वहां पर। तो इसी टाइप से मैं आपको अगले वाले वीडियो में अपना पूरा ही नरेशन से रिलेटेड कंसेप्ट जो पूरा क्लियर करवाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिकों को देखने वाले बेटा। एक 3 टॉपिक जो होते हैं, इन तीनों टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस करवाऊंगा और उनके पीछे का जो फंडा है, जो रूल है, जो कंसेप्ट है, उसको बिल्कुल ही आसानी से बिना रूल को रटाए आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो पहले बेसिक ही समझ लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा। इंपेरेटिव मतलब इंप्रेशन होता है बेटा। इंपेरेटिव मतलब इंप्रेशन। इंप्रेशन यानी हम प्रभाव किसी के ऊपर जमाने का काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर हमें अपनी कमांड जो होती है उसको, या कोई एडवाइस हम देते हैं उसको, या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो इनको व्यक्त करने के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कंजंक्शन यूज करते हैं ना बेटा, वो कंजंक्शन थोड़े से डिफरेंट यूज किए जाते हैं। वही बात करते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना, ऑप्टिमिस्टिक थिंक जो होती है, जिसको हम आशावादिता बोलते हैं, तो आशा, होप या जो हमारी विश जो होती है, उनको व्यक्त करने के लिए हम इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। वही बात करते हैं एक्सक्लेमेटिव। तो इसमें तो सीधी सी बात है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला सीन आपको दिखेगा ही दिखेगा मार्क, उस अपना जो डायरेक्ट स्पीच जो है उसके अंदर हमें सेंटेंस के अंदर ही अपना एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। तो बेटा इस वाले वीडियो में हम इन तीनों ही टॉपिकों के नरेशन को अच्छे से कंसेप्चुअल समझने वाले हैं कि किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं और उनको हम नरेशन चेंज करते हैं तो किस टाइप से करते हैं। हर एक पार्ट का मैं आपको समथिंग 5 सेंटेंसेस करवाने वाला हूँ, और बिना रूल रटवाए उन 5 सेंटेंस से मैं आपको इन तीनों ही टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। बेटा अभी मैंने बताया आपको कि ये कमांड, इंस्ट्रक्शन या फिर रिक्वेस्ट, इन तीनों को ही व्यक्त करने के लिए इस वाला जो अपना इंपेरेटिव सेंटेंस जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब जब हम इनका नरेशन चेंज करते हैं तो इनके लिए जो कंजंक्शन वर्ड यूज करते हैं वो ये 3 वर्ड यूज किए जाते हैं। एक तो होता है बेटा एडवाइज्ड, ठीक है, सेड लिखा होगा, सेज लिखा होगा या सेड टू लिखा होगा, तो उसकी जगह हम एडवाइस कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं रिक्वेस्टेड, या फिर हम कमांड के लिए जो होता है ना उसके लिए हम ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड। और ठीक है, इन तीनों कंजंक्शन वर्डों को हमें क्या करना है, यूज करना है बेटा। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो वहां पर हमने क्या किया था, डेट लगाया था। लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही ऐसे होते हैं जिनका हमें जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो उसके लिए हमें क्या लगाना है बेटा, टू लगाना है। किसको लगाना है, टू को। तो ये बात आपको समझ में आएगी कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ना वो यूज कहाँ किए जाते हैं, 3 कामों के लिए, कमांड के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। रही बात की जब हम इनका नरेशन चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इनको हम कन्वर्ट करते हैं, तो हमें एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर हमें ऑर्डर्ड, इन 3 वर्डों को यूज करना पड़ेगा। वो सेज होता है, सेड होता है, जो भी लिखा होता है ना उसको हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। अगर कमांड वाला है तो ऑर्डर लिखना पड़ेगा, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो इसकी जगह हम एडवाइस लिख सकते हैं, या कोई रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्टेड सेंटेंसेस को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब वही बात, फिर नेक्स्ट वाली बात जो हमारे पास जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाकर हमें टू लगाना है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इनके सेंटेंसेस के ऊपर, वहीं पर सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी रूल जो है हमने प्रीवियस 2 वीडियो में जो हमने देखा था उन रूलों को हमें माइंड में रखना है, उन्हीं के बेस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और धीरे धीरे हम जितने ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर होगा। मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि जितने मैंने वीडियोस बनाए उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा।
अच्छा, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा है, आप अच्छी आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, अगर आपको समय बचाना है तो इतना ज्यादा वीडियोस को नहीं देखना है ना, तो आप मेरा एक लास्ट वाला इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लेके आऊंगा, जिसमें हम समथिंग 50 सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप देख लेना, वहां पर आपका नरेशन का पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चाहे वो आप वो देखना चाहो तो वो देख लेना, या इन वीडियोस को देखो तो और भी बहुत ही बेटर तरीके से आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अब चलते हैं सीधे सेंटेंसेस के ऊपर। चलिए बेटा, अपना पहला सेंटेंस है कि द टीचर सेड करण रन एज फास्ट एज यू कैन। यानी टीचर ने किससे कहा बेटा? करण से कहा। ठीक है, करण अर्जुन आएंगे, भाग बेटा भाग, है ना, भाग मिलकर भाग वाली कंडीशन, फास्ट, है ना। मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो वाली फीलिंग आपको याद आ गई होगी ना। माँ बुला रही है, इधर से करण भाग रहा है, वो वाली कंडीशन है। तो टीचर ने किससे कहा बेटा? करण से कहा। क्या कहा? कि रन एज फास्ट एज यू कैन, यानी उतना तेज भागो जितना तुम भाग सकते हो। ठीक है, अभी पहले तो इसको ये आइडेंटिफाई कर लो कि अपना डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टीचर ने कहा, किससे कहा बेटा? करण से कहा। ठीक है, टीचर ने करण से कहा, क्या बात कही? कि रन, दौड़ो, एज फास्ट एज यू कैन, उतना तेज जितना तुम तेज भाग सकते हो उतना तेज तुम भागो बेटा। तो ये टीचर की बात जो है वो एज इट इज यहाँ पर चिपका दी गई है, चेप दी गई है, वैसी की वैसी, है ना, जैसा का तैसा रख दिया गया है। दैट मीन्स ये हो गया अपना डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच ही होता है जिसके अंदर हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा दिखाई देता है, इनडायरेक्ट में नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया बेटा डायरेक्ट स्पीच। इसको हमें कहीं में कन्वर्ट करना है बेटा, इनडायरेक्ट में। अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैंने नरेशन का फर्स्ट वीडियो उसमें समझाया था कि आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बेटा? सेड है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? अपना पास्ट हो गया। पास्ट हो गया तो हमें अंदर वाले सेंटेंस के टेंस में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, टेंस को चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे मैं आगे थोड़ा आपको समझा दूंगा। यहाँ पर अच्छा बेसिकली देख ही लो, यहाँ पर केन लिखा हुआ बेटा, केन प्रेजेंट में यूज होता है। इसकी जगह हमें क्या कर देना बेटा? कूड को कर देना। ठीक है, केन का कूड हो जाएगा, ये पास्ट में चेंज हो गया। ठीक है, अब बाकी हम चेंजमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात देखते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं। मैंने कहा था कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। अब टीचर ने इस करण को क्या किया बेटा? एडवाइस दिए कि तू जितना तेज भाग सकता है उतना भाग, ताकि तू क्या हो जाए? रेस जो है वो विन कर ले। ठीक है, ये दौड़ रहा है तो ऐसा था नहीं खेत में दौड़ रहा है, रेस में ही दौड़ रहा होगा ना, तो टीचर उसको रेस में एडवाइस कर रहा है कि तू तेज भाग ताकि तू या रेस जो है वो क्या हो जाए? जीत जाए। दैट मीन्स ये एडवाइस वाली कंडीशन है। और एडवाइस कहीं में होती है बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब याद रखना कि कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है इसको हटाकर हमें इन्वर्टेड अपना जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें क्या लगाना होता है? टू लगाना होता है। और यहाँ पर ये सेट जो होता है, इस सेट को हमें आस्क में चेंज नहीं करना है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा बेटा एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट, फिर अपना ऑर्डर में चेंज हो जाएगा बेटा। तो ये हम चेंज कर लेते हैं। द टीचर तो ऐसा का ऐसा रहना है, द टीचर। ठीक है, अब मैं सेट को चेंज कर दूं। ये क्या है बेटा? एडवाइस है। अभी मैंने बताया ये एडवाइस है ना, तो क्या कर दूंगा? टीचर, ये सेट था सेकंड फॉर्म था, तो एडवाइस का सेकंड फॉर्म लिख दूंगा, एडवाइज्ड। ठीक है, अब किसको एडवाइस दिए बेटा? करण को, तो यहां लिख देंगे करण। अब मैंने कहा था कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर किसको लगा देना बेटा? अपना टू को लगा देना है। ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड करण टू। अब देखना, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। यहां से यहां तक तो कोई प्रोनाउन नहीं है, लेकिन यहां पर आया हुआ है बेटा यू। यू कौन सा पर्सन होता है बेटा? सेकंड पर्सन होता है। और ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा? अपना करण के हिसाब से। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर करण है, दैट मीन्स ये क्या है बेटा? अपना ही है। ठीक है, ही के तीन फॉर्म क्या होते हैं? सब्जेक्टिव पार्ट पे ही लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट पे हिम लिखा जाता है, और इसका पजेसिव केस होता है वो क्या हो जाता है बेटा? अपना हीज हो जाता है। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं यू की। तो ये हो गया अपना सब्जेक्टिव केस, इसका हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, और पजेसिव केस में यू और हो जाता है। ये चीजें मैं आपको फर्स्ट वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं। ये दो पार्ट तो अपना पेसिव में हम पढ़ चुके हैं। खाली तीसरा वाला पार्ट जिसमें हम पोजीशन शो करते हैं, अपना अधिकार बताते हैं, जैसे मेरा मार्कर है ना, तो माई मार्कर। ठीक है, इसके लिए हमें यूज करना है, तो ये चीजें मैं क्लियर करवा चुका हूं आपको। अब ये यू कौन से पार्ट में आया बेटा? अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये हिम को हम बिठा देंगे। देखो आगे इसको देखो। ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड करण टू रन एज फास्ट एज, ये देखो यू किसके हिसाब से होगा ना? ही के हिसाब से होगा। अब ये बेटा मैं बोल रहा था ना आपको ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं बेटा। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये यू के बाद में क्या आ गया? अपना हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो सबसे पहले आता है बेटा अपना सब्जेक्ट, इसके बाद आता है बेटा अपना हेल्पिंग वर्ब। दैट मीन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो ये अपना सब्जेक्टिव पार्ट है। और सब्जेक्टिव पार्ट ही, यू का जो है सब्जेक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? ही हो जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा ही। रन एज फास्ट एज ही, और केन का क्या कर दूंगा बेटा? मैं कूड कर दूंगा। ये कूड क्यों किया? क्योंकि टेंस को हमें चेंज करना पड़ रहा है, यहाँ पर ये पास्ट था इसलिए।
आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो इसको एक बार फिर से समझिए। टीचर ने क्या किया था, करण को एडवाइस दी थी, क्या एडवाइस दी थी कि रन एज फास्ट एज यू कैन, उतना तेज भागो जितना तुम भाग सकते हो, ये एडवाइस थी टीचर की। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इस सेट को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ये 3 वर्ड यूज करते हैं, एक तो एडवाइस, एक रिक्वेस्ट और एक और ऑर्डर। ठीक है, अब मैंने द टीचर ऐसा ऐसा लिखा, एडवाइस मैंने सेट को चेंज करके लिख दिया, करण ऐसा ऐसा, फिर हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू को लगा दिया। अब ये रन एज फास्ट एज से हमें कोई काम नहीं है, यहाँ मैंने ऐसा ऐसा इसको यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन ये प्रोनाउन आ गया यू, यू कौन सा पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन, इसको चेंज करना पड़ेगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मैंने करण के हिसाब से चेंज कर दिया। अभी मैंने बताया ये सब्जेक्टिव पार्ट पर आया था, क्यों आया बेटा, क्योंकि यू के बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, दैट मींस ये सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो मैंने इस करण के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव पार्ट में ही को बिठा दिया, क्योंकि यू जो है वो ही से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने केन को में चेंज कर दिया बेटा, कोड में चेंज कर दिया। अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। लिखा है कि पीपल से, यानी लोग कहते हैं कि वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड हार्ड, एंड वर्क जो है वो स्मार्ट तरीके से और मेहनत के साथ में करना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ, यानी जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें वर्क जो है स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। ये बात लोगों ने कही गई है। अच्छा, ये बात लोगों ने कही, दैट मीन्स ये लोगों की एडवाइस है कि हमारे लिए, है ना, ताकि हम लाइफ में सक्सेस को प्राप्त कर सके, अचीव कर सके। दैट मीन्स ये लोगों क्या है बेटा, एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस है। तो ये हो गया अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसको चेंज कर लेते हैं। पीपल तो ऐसा का ऐसा, ये से भी ऐसा का आ, से नहीं लिखेंगे ना, एडवाइस लिखना पड़ेगा। से कैसे लिख देंगे इसमें, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लिखूंगा एडवाइज्ड। एक और बात मैंने गलती कर दी, यहाँ पर एडवाइज्ड कर दिया, ये तो सेकंड फॉर्म है बेटा, यहाँ पर तो ये फर्स्ट फॉर्म था, तो इसी पर लिखो एडवाइस। पीपल एडवाइस, कोमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिख दिया टू। ये वर्क हार्ड एंड स्मार्ट टू सक्सीड इन लाइफ, इसमें कोई चेंज हो सकता है क्या बेटा? देखो यहाँ पर ये टेंस अपना प्रेजेंट का था, दैट मीन सेंटेंस के ये जो अपना इन्वर्टेड कोमे के अंदर जो सेंटेंस है इसका कोई हमें टेंस चेंज नहीं करना है, दैट मीन्स टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर कोई प्रोनाउन भी नहीं आया, देख लो कहीं से कहीं तक कोई प्रोनाउन यहाँ पर नहीं आया, दैट मीन्स प्रोनाउन भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि सेंटेंस ऐसा ऐसा यहाँ पर हम चिपका देंगे। अगर यहाँ पास्ट होता तो टेंस चेंज करना पड़ता, और अगर इसके अंदर प्रोनाउन आते तुमको हमें चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, दैट मीन्स ऐसा ऐसा आ जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा कि पीपल एडवाइज्ड टू वर्क स्मार्ट एंड हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा अपना, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब तीसरे वाले सेंटेंस को देखना। सेंटेंस है अपना कि रामू सेड लखन, ठीक है, एन कर लेते हैं यहाँ पर लखन। ठीक है, रामू ने किसे कहा बेटा, लखन से कहा प्लीज हेल्प मी, क्या करो बेटा, मेरी मदद करो। अच्छा ये है ना प्लीज हेल्प मी, ये प्लीज हेल्प मी आपको क्या दर्शा रहा है बेटा, इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा ये प्लीज बोल रहा है भाई, गिड़गिड़ा रहा है, दैट मींस रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे, तो रिक्वेस्टिंग सेंटेंस हो गया। और रिक्वेस्टिंग सेंटेंस इंपेरेटिव वाले होते हैं, तो अब इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा एक और यहाँ पर देख लो, ये सेड है ना बेटा, सेड, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिख देते हैं रामू तो ऐसा का ऐसा। ठीक है, सेट को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रिक्वेस्टेड क्या लिख दूंगा, रिक्वेस्टेड। अच्छा रिक्वेस्टेड क्योंकि यहाँ पर सेट है एक्शन का सेकंड फॉर्म, तो रिक्वेस्टेड का भी सेकंड फॉर्म रिक्वेस्टेड कर दूंगा। टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, रिक्वेस्टेड में हो गया अपना लखन ऐसा ऐसा आ जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगा देंगे बेटा, टू लगा देंगे। अभी मैंने समझाया। अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर प्लीज है बेटा, और यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड बिठा दिया। ये प्लीज का मतलब और रिक्वेस्टेड का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है क्या? प्लीज का मतलब भी वही है ना, प्रार्थना करना, और रिक्वेस्ट का मतलब भी वही होता है, तो हमें डबल प्लीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा ऐसा मैं कर दूंगा हेल्प मी। अच्छा मी को चेंज करके मैं फर्स्ट पर्सन है ना, कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन। इसको हम किसके हिसाब से चेंज कर देंगे, अपना जो सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, रामू के हिसाब से। ये बेटा ऑब्जेक्टिव कैसे, ऐसे रामू जो है ही, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, यहाँ मैं हिम कर दूंगा। अच्छा आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैंने हेल्प ही क्यों लिख दिया, यहाँ पर एक्शन का सेकंड फॉर्म था तो मैंने एक्शन का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड क्यों नहीं किया, ये आपके माइंड में आ रहा होगा बेटा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा देख लो आप, टू लिखा हुआ है, टू है, और टू के साथ में क्या आ रही है बेटा, एक्शन आ रही है। ये मैं अपना वर्ब वाला पार्ट जो इसमें अच्छे से समझा चुका हूँ कि ये बेटा टू इन्फिनिटिव पार्ट होता है, टू के साथ में कभी भी वर्ब का हम सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते, दैट मीन्स हमें यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने टू हेल्प ही लिखा, हेल्प्ड नहीं किया। डेट होता तो हेल्प्ड हो जाता, यहाँ पर अगर मैं डेट लगाता तो हेल्प्ड हो जाता, लेकिन डेट नहीं लगा सका। क्यों नहीं लगा सका, क्योंकि रिक्वेस्टिंग सेंटेंस अपना इंपेरेटिव सेंटेंस था, और इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में हम इन्वर्टेड कोमो को हटाकर किसको लगाते हैं, टू को लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्प लिखा है, हेल्प्ड हम नहीं लिख सकते। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। आई सेड टू हर डोंट रीड
माई नोटबुक यहाँ पर ये डबल हो गया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो ये हम अपना सेंटेंस जो है बेटा नेगेटिव हो गया है, करने से मना कर रहा है। मना करना दैट मींस फॉरबिट करना। फॉरबिट इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड लगा देंगे फॉरबिट, क्योंकि ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। तो आई सेड तो ऐसा ऐसा, सेड टू को हटाकर मैं क्या कर दूंगा, फॉरबिट कर दूंगा। हर भी ऐसा का ऐसा, टू कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर, डोंट का मतलब नोट होता है ना, डोंट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, नोट हो जाएगा। हर टू नॉट रीड। अच्छा देखना, माई यानी क्या है बेटा, आई का पजेसिव केस है, आई मी माई, आई मी माई होता है। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, आई के हिसाब से। ऑलरेडी आई ही है, दैट मीन्स मैं माई लिख दूंगा, माई नोटबुक। बाय द वे यहाँ पर आई की जगह क्या होता है अपना, ही होता है या शी होता है, क्या होता है बेटा, शी होता है, ठीक है। तो शी का हमें क्या लिखना पड़ता है बेटा, पजेसिव केस, क्या हो जाता, शी का होता है शी, हर और हर, ठीक है। तो ये माई की जगह मेरे को यहाँ क्या लिखना पड़ता है, हर नोटबुक लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये चारों सेंटेंस समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड एक आधा सेंटेंस और हम देख लेते हैं ताकि सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, ठीक है। आप यहाँ पर डोंट देख रहे होगे और आपके माइंड में वो वाली बात आई होगी, पिछले वाले सेंटेंस में मैंने आपको फॉरबिट लिखवाया था, तो सोच रहे होगे कि यहाँ पर फॉरबिट जो ये लिख देंगे हमें ना, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। देखो इस सेंटेंस को समझो थोड़ा सा। लिखा है कि द टीचर सेड, यानी टीचर ने कहा, टू मी यानी किससे कहा, मुझसे कहा, डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। ये टीचर ने कहा, दैट मीन्स टीचर फॉरबिट नहीं, वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि आपको क्लास में साइलेंट बैठना है, नहीं बैठोगे तो पड़े तमाचे खींच के। मेरा जैसा टीचर होगा पीटेगा, इसी स्वाभाविक सी बात है ना। वैसे ऐसा नहीं है, बच्चों को मैं पीटता भी हूँ लेकिन खुश भी रखता हूँ, हंसाता रहता हूँ वैसे क्लास में, और कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको भी अपना जो लाइव हम देख रहे हैं ना वीडियोस, इसमें भी आपको कोशिश करूँ कि मैं थोड़ा सा एंटरटेन कर पाऊँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट जो ना अच्छे से समझ में आए। बर्डन के साथ में, बोरिंगनेस के साथ में अगर हम समझेंगे तो कभी भी हमें कौन सा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा और हम कुछ एक्सपेरिमेंट और करने वाले हैं आगे धीरे धीरे ना, तो समय के साथ में नई नई चीजें सीखने में आती रहेगी और मेरे को भी थोड़ी रूटीन बनती रहेगी। तो कोशिश वही है कि बच्चों को हंसते हंसाते पढ़ाना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये बेटा है ना, अभी मैंने कहा कि ये फॉरबिट नहीं बेटा, ये टीचर का क्या है बेटा, ऑर्डर है बच्चों को या मेरे को, कि मेरे को क्लास में आवाज नहीं करनी है। अगर आवाज करूंगा तो दो तमाचे भी पड़ेंगे मेरे को। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, द टीचर तो ऐसा का ऐसा, ये सेड हटाना पड़ेगा, अभी मैंने समझा है, तू भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा कि टीचर का क्या है बेटा, ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर लिख दो, द टीचर ऑर्डर्ड, टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऑर्डर्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर किसको बैठा दूंगा बेटा, टू को। सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस में टू बैठता है और नहीं बैठेगा, आगे मैं समझाने ही वाला हूं। अब देखना ये डोंट हट जाएगा, तो डोंट हटा के हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, नॉट मेक। मेक का मेड नहीं करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि अपना जो अपना है ना, ये टू इन्फिनिटिव के साथ में जुड़ा है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऑर्डर्ड टू मी नॉट मेक नॉइस, और इन द क्लास ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई पर्सन नहीं था इसलिए हमने कोई चेंज नहीं किया, टेंस भी हमने इसका चेंज नहीं किया। सिर्फ पहले वाले सेंटेंस में हमें चेंज करना पड़ा था टेंस का, क्योंकि वहां पर मोडाइल हेल्पिंग वर्ब कैन थी, उसको हमें कुड में कन्वर्ट करना पड़ा था। बाकी जगह हमें करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टू रहेगा, दैट मीन्स ये अपना एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा, अपना सेंटेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आई होप ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सीधा सा तरीका, आप यूं भी बोल सकते हो कि सर ये तो नेगेटिव सेंटेंस भी है, हम तो नेगेटिव वाले रूल से बना ले इसको, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। इसको हमें पढ़ना है, समझना है हो क्या रहा है सेंटेंस के अंदर, हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर टीचर ने क्या किया बेटा, ऑर्डर दिया है। पीछे वाले सेंटेंस में रिक्वेस्ट हुआ था, कहीं पर हमने ऑर्डर लिखा था, कहीं पर हमने भाई कमांड करी थी। तो ये वाली चीजें हमें समझनी पड़ेगी, और ये धीरे धीरे हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा किस टाइप के सेंटेंसेस जो फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर, जिसमें हम ऑपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको देखने वाले हैं। जो आशावादिता वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, उनको हम कैसे डील करेंगे और उनकी पहचान का एक ट्रिक भी मैं आपको देने वाला हूं। चलिए बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो मैं अभी बोल रहा था कि ऑप्टेटिव मतलब ऑप्टिमिस्टिक थिंग जो होती है, आशावादिता जो होती है उसको व्यक्त करते हैं। अच्छा, इसमें सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो सेंटेंस व्यक्त क्या करते हैं बेटा, तो ये होप को व्यक्त करते हैं, ठीक है, या फिर कोई विश होती है उसको व्यक्त करते हैं, या फिर अपनी डिजायर जो होती है उसको व्यक्त करने का ये काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से कंसेप्चुअल समझा देता हूँ। होप यानी भाई हमें कुछ होप है, जैसे कि
आई होप यू विल गेट फर्स्ट रैंक इन द 9th। ये मेरी होप है बेटा कि आप क्या करोगे, 9th में फर्स्ट रैंक को अचीव करोगे। या फिर कोई विश हो गई, विश हो गई मतलब कोई मेरी जो हार्दिक इच्छा, जो शुभकामनाएं जो होती है उनको व्यक्त करने के लिए, जैसे कि यू मे लिव लॉन्ग या मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद बनाए रखे ना आपके ऊपर, ये वाली चीजें जो विश में आ जाती है। अच्छा, डिजायर, डिजायर मतलब कोई हमारे अंदर से फीलिंग आती है ना, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये अचीव करना है, वो हमारी डिजायर होती है। उनको व्यक्त करने के लिए हम ऑपरेटिव सेंटेंस का सहारा लेते हैं। इन सेंटेंसेस को इन 3 बातों के लिए फ्रेम किया जाता है। अब रही बात की सेंटेंस को हम देख लेंगे, ये 3 बातें हमें समझ में आ गई कि होप के लिए, विश के लिए, डिजायर के लिए सेंटेंस यूज होते हैं। अब इनका हम जब नरेशन चेंज करेंगे तो हमें कंजंक्शन के रूप में क्या यूज करना है, वहां पर सेंटेंस में हमें से या अपना सेज या फिर सेड आएगा, तो इन्हीं को हमें चेंज करके इनकी जगह इन वर्डों को लगा देना बेटा ना। या तो हम ब्लेस्ड लिख सकते हैं, है ना, कोई अच्छा काम होगा ना, शुभ काम हो तो उसके लिए हम ब्लेस लगा देंगे। या फिर हम विश्ड कर सकते हैं, ठीक है। या कोई अगर हम कोई बुरी बात होगी हमारे साथ, कुछ बुरी घटनाएं जो घटित हो जाती है, तो उसके लिए हम कर्स्ड भी यूज कर सकते हैं। कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत हमें ये बता रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्स्ड भी यूज कर लेंगे। ये सेंटेंस में आएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब ये हो गया अपना। अब ये जो इसके साथ में क्या होता है बेटा, एक कोमा और इन्वर्टेड कोमा भी लगा होता है, और उसको हटाकर हमें क्या कर देना बेटा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमें किसको बिठा देना, डेट को बिठा देना। इससे पहले हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या लगाया था बेटा, टू को लगाया था, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर यहाँ पर हमें किसको लगाना है बेटा, डेट को लगाना है। तो ये आपको समझ में आ गया। इस टाइप के सेंटेंस जो ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, क्या करते हैं हम इन 3 कंजंक्शन वर्डों को यूज कर लेते हैं। अच्छा, सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है बेटा, हमें होप, विश्ड या डिजायर मिलेगा। अच्छा, और रामबाण ट्रिक बताओ मैं, तो इन सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या मिल जाएगा बेटा, या तो हमें मे मिल जाएगा, मोडाल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये अधिकांश सेंटेंस जो अपना मे या माइट मोडाल हेल्पिंग वर्ब पे इन्हीं से फ्रेम होंगे। समथिंग 70% सेंटेंसेस आपको मे या माइट से रिलेटेड सेंटेंस दिख जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये नहीं मिले तो हमें क्या मिल जाएगा, लिव लॉन्ग वाली कंडीशन मिल जाएगी, लिव यू लॉन्ग ऐसी कंडीशन मिल जाएगी। या फिर हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा बेटा, वर्ड ही विश मिल जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम सीधी से समझ लेंगे कि ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है बेटा, अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कारण क्या है कि ये इन 3 बातों को व्यक्त करने का काम करते हैं, और ऐसे शब्द हमें बहुत सारे सेंटेंस के अंदर मिल जाएंगे। अपना 9 to 12th लेवल का अगर बात करूं तो मैं आपको ये 3 वर्ड ही आपको सजेस्ट करूंगा कि इन 3 को देखो, आप समझ जाओ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इस टाइप से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चलते हम सीधे सेंटेंसेस के ऊपर। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ये आ गया अपना मे, ठीक है, मे आ गया। यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी ये मे है, यहाँ पर इसने लिख दिया हैव अ गुड डे, ये अलग मैटर है, ये मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर भी मे है बेटा, और यहाँ पर आ गया लिव लॉन्ग, ठीक है, ये वाला मैटर आ गया। ये सारे के सारे सेंटेंस जो अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं, तो जो है सेड जो है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सेड टू को। मैंने अभी बताया, अगर विश कर रहा हूं तो विश में चेंज कर देंगे, कर्स हो रहा हो तो कर्स में चेंज कर देंगे, प्रे हो रही है तो प्रे में हम चेंज कर देंगे। जैसा मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये ही तो ऐसा का ऐसा, सेट को में यहाँ क्या हो रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, दैट मींस ये क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है हमारे लिए, प्रे कर रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है, हमें भगवान से विनती कर रहा है कि हमारा हमें भगवान पे आशीर्वाद प्रदान करती है, प्रे कर रहा है। तो ही प्रेड, ठीक है, टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, मी ऐसा ऐसा आ जाएगा। अभी मैंने कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमें यहाँ पर क्या लगाना है बेटा, दैट लगाना है, टेंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ही प्रेड मी दैट। अब देखना, ये अपना इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस हो रहा है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लगा रखी है इसने, इसको हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठा के आगे रख देंगे, तो लिखेंगे गॉड, दैट गॉड, मे का हम चेंज कर देंगे माइट, ब्लेज, ठीक है, और ये माइट चेंज हो गया टेंस में, ब्लेज ऐसा ऐसा हो गया। अब ये देखो यू किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा बेटा, अपना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा, मी, तो मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, यू। सॉरी, यू नहीं होगा यहाँ पर, मी हो जाएगा ना, यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, मी लिखा जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे कि ही प्रेड लिख दिया मैंने, क्योंकि ये प्रे कर रहा था इसलिए, मी ऐसा ऐसा आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमने डेट लगा दिया। इस सेंटेंस को हमने क्या कर दिया बेटा, अफर्मेटिव बना दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट गॉड को लिख दिया, इसके बाद हमने मे हेल्पिंग वर्ब को माइट में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये बेटा पास्ट था, और ये ब्लेज ऐसा, और यू को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके मी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा। देन अगला सेंटेंस देखना, द डॉक्टर सेड टू हिम देम मे यू रिकवर फ्रॉम इलनेस सुन, यानी आप इलनेस से बहुत ही जल्दी रिकवर कर लोगे। ये डॉक्टर की क्या थी बेटा, प्रेयर थी, ये मन से उसके दिल से निकली इच्छाएं थी ना। इच्छाएं तो क्या है भाई, उसने भगवान से प्रार्थना करी कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, दैट मींस ये भी क्या है मेरा प्रे वाला मैटर है। तो मैं लिख देता उसको कि द डॉक्टर, सेट को हटाकर प्रेड कर दूंगा मैं, प्रेड देम दैट
ठीक है, मेरे को पीछे ले जाना पड़ेगा ना, मैं आगे बैठा हूं दैट मीन्स पीछे ले जाना पड़ेगा। दैट यू को कन्वर्ट करके हम कई में चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, देम के हिसाब से। तो देम का सब्जेक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, दैट दे हो जाएगा, दैट दे। माइट आ जाएगा, ठीक है, दैट माइट रिकवर ऐसा ऐसा फ्रॉम इलनेस, फ्रॉम इलनेस। और सुन में कोई चेंज नहीं होता बेटा, तो ये सुन ऐसा का ऐसा लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपना कन्वर्ट हो जाएगा कि द डॉक्टर प्रेड कर रहा था, इसलिए प्रे हमने लिख दिया। देम यानी उनके लिए डॉक्टर ने प्रार्थना करी। दैट की हमने यू को अपना जो ऑब्जेक्टिव के प्लेस था उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो यू को दे के प्लेस पर हमने चेंज करवा दिया बेटा। ये देम क्या होता है, दे के 3 फॉर्म होते हैं बेटा, दे यहां लिख देता हूं मैं, दे, देम और देयर, ठीक है। तो हमने इसका सब्जेक्टिव केस देखा, दे लिख दिया, और बाकी की सेंटेंस को एज इट इज मैंने यहां पर रखने का काम कर दिया, ठीक है। अगले सेंटेंस को देखना क्या है, आई सेड टू हर हैव अ गुड डे, ठीक है। ये हैव अ गुड डे वाला मैटर जब भी आपको आए, हैव से रिलेटेड सेंटेंस फ्रेम होते हुए दिखे देना आपको, तो आपको इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है, सिर्फ अपना प्रोनाउन जो उसको चेंज कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये हैव अ गुड डे, ये हैव अ गुड डे क्या कर रहा है बेटा, ये आई जो है इसको क्या कर रहा है बेटा, ग्रीट कर रहा है। हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग के नीचे लिखते हैं हैव अ गुड डे या हैव अ नाइस डे, ऐसा लिखा जाता है। तो ये क्या है बेटा, ग्रीटिंग है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं ग्रीट, आई ग्रीट, सेकेंड फॉर्म तो ग्रीटेड कर दूंगा, ग्रीटेड हर दैट। अब इस वाले पूरे के पूरे पार्टों को हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिखने का काम कर देंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं हैव अ गुड डे, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपना कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगला वाला सेंटेंस देखते हैं, लिखा है शी सेड टू हर एनिमीज, यानी उसने अपने एनिमीज को कहा कि मैं दे गो टू हेल, वो भाड़ में जाए भाई, है ना, भाड़ में जाए जनता वो वाली कंडीशन है, हेल अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता वाली कंडीशन है। लेकिन ये भाई सी बोल रही है एनिमीज को, उसके दुश्मनों को, कि वो भाड़ में जाए, उसको उनसे कोई लेना देना नहीं है। हेल मतलब तो होता है बेटा नर्क, जिसको हम बोलते हैं भाड़, ठीक है, अपनी मालवी भाषा में, भाड़ में जाए भाई, हमें क्या काम है। अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं बेटा। अच्छा, ये क्या कर रही है, ये उनके लिए प्रे कर रही है क्या, उनके लिए विश कर रही है क्या, क्या शुभकामनाएं क्या उसकी, नहीं है बेटा, ये क्या उसके लिए कर्ज है, वो शराब दे रही है, अभिशाप दे रही है, तो ये कर्ज्ड हो जाएगा बेटा। मैं बोल रहा हूँ ना, कर्ज्ड भी यूज किया जा सकता है, तो ये यहाँ पर यूज हो जाएगा। ये सेड टू को हटाकर कर्ज्ड लिख दूंगा मैं, तो ये सीट तो ऐसा सेड टू को हटाकर मैंने कर्ज्ड लिख दिया, कर्ज्ड हर एनिमीज, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लिख दिया। अभी मैंने कहा मेरे को पीछे ले जाना पड़ेगा, अब इसको दे को चेंज करना है, तो सोचो दे कौन सा पर्सन हो गया बेटा, थर्ड पर्सन हो गया। ये चेंज नहीं होता है, यहाँ पर हमने दे का देम चेंज किया था, तो इसका कारण ये था बेटा कि अपना जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर जो सब्जेक्ट था वो अपना क्या था बेटा, सेकेंड पर्सन था, इसके लिए हमने चेंज किया था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन दे रखा है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हर एनिमीज दैट दे माइट गो टू हेल, ऐसा हम इसको चिपका देंगे पीछे, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। देन अपना लास्ट सेंटेंस बचता अपना कि माय फादर सेड टू मी, यानी मेरे पापा ने मेरे से कहा कि लीव यू लॉन्ग, ये आ गया बेटा लीव लॉन्ग वाला मैटर है ना, तो ये भी अपना ऑपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो हम फादर तो ऐसा अच्छा है, पापा जो बोल रहे हैं ना लीव यू लॉन्ग, तेरी उम्र जो है लंबी हो, ये वाला सेंटेंस होता है लीव यू लॉन्ग, यानी तुम लंबा उम्र जियो, दैट मींस तुम्हारी उम्र ज्यादा हो, इसके सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो ये पापा क्या बेटा, विश शुभकामनाएं हमारे लिए, ठीक है। तो माय फादर विश्ड कर दूंगा मैं यहाँ पर, विश्ड टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, मी दैट। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्जेक्टिव पार्ट सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो यू को मी के हिसाब से चेंज कर दूंगा, मी का सब्जेक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, आई। इसके साथ में हमें क्या करनी पड़ेगी, माइट हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि ये संभावनाओं के लिए माइट यूज किया जाता है, दैट मींस माइट हमें लगाना पड़ेगा, और मे लगता है इसकी जगह। लेकिन यहाँ पर क्या था बेटा, सेड था, इसलिए मे का सेकंड फॉर्म जो अपना पास्ट का फॉर्म जो है वो माइट लिख दूंगा, दैट आई माइट लीव लॉन्ग, ठीक है। इस टाइप से सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये माइट जो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये विश के लिए मैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हम उसको यूज करते हैं ना, तो ये वाली मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दे रखी थी, लेकिन फिर भी हमें लगाना पड़ेगी। तो आप याद रखना है कि लीव लॉन्ग वाली कंडीशन वाला सेंटेंस आएगा, तो वहां पर माइट को या मे को लगाना पड़ेगा। यहाँ पर माइट लगाने के पीछे लॉजिक यहाँ पर सेकंड फॉर्म एक्शन का, दैट मींस हमने पास्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है, इसका लॉजिक कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आया होगा किस टाइप से हमें इन सेंटेंसेस को करना है। इसके बाद एक टॉपिक और बचता अपना एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, तो इसमें सारे के सारे अपने जो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस बनते हैं, जो ज्यादा लेवल वाले पूछे जाते हैं ना, वो सारे के सारे सेंटेंसेस इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे।
तो चलते हैं उन सेंटेंसेस के ऊपर। चलिए बेटा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का सीधा सा फंडा है कि इसमें क्या रहेगा बेटा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो रहता है इन सेंटेंस के अंदर, कहीं ना कहीं हमें एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये दिख जाएगा। अब इसमें क्या होता है बेटा कि हम अपने जो भाव जो ना इनको व्यक्त करने का काम करते हैं, और ये भाव जो है 2-3 टाइप के होते हैं। तो इनमें कौन कौन से वर्ड हम यूज कर सकते हैं, किस भाव के लिए कौन सा वर्ड हमें यूज करना चाहिए, किस टाइप के कंजंक्शन वर्ड हमें इसमें यूज करना चाहिए, तो ये आपको मैं समझा देता हूं। देखो बेटा, जब भी हम हैप्पीनेस वाली बात करेंगे तो हैप्पीनेस के लिए हमें क्या कर देना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगा देना है। यानी हैप्पीनेस का हैप्पीनेस जो है ना किससे जुड़ी हुई बेटा, जॉय से जुड़ी हुई है। अगर हम खुश वाला सेंटेंस है, कोई खुशी वाली बात हो रही है उस सेंटेंस के अंदर, कोई अच्छी बात बोल रहा है ना, तो उसके लिए हमें इसको लिख देना है कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है। अगर बात होगी अपनी सैडनेस वाली, ठीक है, अपना सेंटेंस जो है कोई सैडनेस से भरा हुआ है, दुख वाली बात हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या कर देना बेटा, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लगा देना है कंजंक्शन के रूप में, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ठीक है। वही बात करते हैं कि भाई सेंटेंस के अंदर हमें कहीं कहीं पर वोट दिखाई देता है या हाउ दिखाई देता है ना, कि हाउ ब्यूटीफुल आर यू, है ना, जब हम एक्सक्लेम करते हैं, और किसके साथ में बेटा, सरप्राइज के साथ में। हम किसी को सरप्राइज होके देखते हैं, वंडर होके देखते हैं ना, तो उसके लिए इन शब्दों को यूज किया जाता है। वोट या हाउ उन सेंटेंस के अंदर हमें दिखाई देगा, तो उसके लिए हमें यूज कर लेना है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, और या हम क्या लगा सकते हैं, वंडर। ठीक है। इन दोनों ही वर्डों को हम यूज कर सकते हैं, सरप्राइज को भी यूज कर सकते हैं, वंडर को भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस पे सीधी सी बात है, हम सेंटेंस को पहचाने कि हैप्पीनेस वाला है, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, या सैडनेस वाला है, या फिर कोई वंडर वाली बात है, सरप्राइज वाली बात है, कोई चौंका देने वाली बात है सेंटेंस के अंदर लिखी गई है, तो उसको हमें पहचान के इन सेंटेंस को डील कर लेना है। बाय मिस्टेक मैं इस वाले पोर्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें इन सारी सेंटेंसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा इसमें। चलिए बेटा, जब भी आपको लेट का इस टाइप का सेंटेंस दिख जाता है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि लेट जब भी आता है तो इसके लिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं। एक तो होता है बेटा रिक्वेस्टेड, और एक होता है सजेस्टेड। ठीक है। इन दोनों को यूज करना है। इनके साथ में कंजंक्शन जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू को लगा देना है। बाकी एज इट इज रूल जो अपने कंजंक्शन के रूल होते हैं, उन्हीं रूलों को हमें फॉलो करवा के इन सेंटेंसेस को चेंज कर देना है। तो आप याद रखना कि लेट वाला आएगा तो या तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे या सजेस्ट लिखेंगे। रिक्वेस्ट यानी जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं तो, या सजेशन यानी जब हम कोई ऑप्शन देते हैं, तो हमारे पास कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव हम देते हैं, तो उसके लिए हमें इसको यूज कर लेना है। अब इनको चेंज कर लेते हैं। द बेगर सेड टू मी, यानी बेगर ने मुझसे कहा, लेट मी हैव अ मील। मील मतलब वो फैक्ट्री वाला मील मत समझ जाना भाई, बेगर को कोई मील दे देगा तो पैसे वाला बन जाएगा ना, उसको बेकिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मील मतलब वो अपना होता है मिड डे मील, बचपन में खूब खाया हुआ है ना, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो मिड डे मील वहां पर मिलता है, तो वो मील यानी भोजन होता है बेटा, है ना, ये ध्यान रखना। द बेगर, ठीक है, ये बेगर तो ऐसा का ऐसा लिख दूंगा मैं, ठीक है, बेगर। अच्छा, सेड टू मी यानी वो मेरे से कह रहा है लेट मी हैव अ मील, यानी ये क्या कर रहा है बेटा, बेगर है। पहली बात तो यही समझ लो यार, बेगर है। कौन है बेटा, बेगर है। बेगर है मतलब रिक्वेस्ट ही करेगा ना, सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट करेगा, सजेशन तो दे नहीं सकता है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को भाई खाना दे दो। तो द बेगर सेड टू को हटाकर मैं क्या कर दूंगा, रिक्वेस्टेड मी, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगा दिया, टू। इसके बाद ये सेंटेंस बचता है लेट के बाद वाला, इस सेंटेंस को हम एज इट इज चेंज कर देंगे, ऐसा ऐसा लिख देंगे, क्योंकि हमें टेंस चेंज करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम कंजंक्शन के रूप में किसको बिठा रहे हैं बेटा, टू को बिठा रहे हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमने किसको लगा दिया बेटा, टू को लगाया। मैंने बताया टू लगेगा। जब भी टू जब लग जाता है तो इसके बाद की जो एक्शन फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसमें हमें टेंस में चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो टू के बाद का पूरा प्रोसेस ऐसा ऐसा लिख दूंगा मैं, ये लेट ऐसा ऐसा। अब यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। मी को किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, बेगर के हिसाब से चेंज कर दूंगा। बेगर यानी ही है बेटा अपना, तो ही का अपना, मी यानी कौन सा केस बेटा, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिख दूंगा, लेट हिम। और हेव तो ऐसा ऐसा, और अ मिल भी ऐसा का ऐसा मैं पीछे चिपकाने का काम कर दूंगा। इस टाइप से सेंटेंस अपना कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले को देखिए, ही सेड टू हर लेट अस बाय अ होम। ठीक है,
ये उसको बोल रहा है भाई, उसकी ही जो है ये हर से बोल रहा है, दैट मींस उसकी वाइफ ही होगी ना, उससे बोल रहा है कि लेट अस बाय अ होम, यानी हमें क्या कर लेना चाहिए बेटा, होम जो है घर जो है उसको खरीद लेना चाहिए। ये क्या कर रहा है बेटा, उसको सजेशन दे रहा है कि हमें अब मकान की आवश्यकता है, हमें मकान को खरीद लेना चाहिए। यहाँ पर बेगर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा था, उसको मिल चाहिए, लेकिन यहाँ बंदा जो है वो क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि हमें मकान जो है वो खरीद लेना चाहिए। दैट मींस यहाँ पर हमें सजेस्टेड लिखना पड़ेगा। तो ये ही तो ऐसा का ऐसा, सेट को चेंज कर दूंगा मैं सजेस्टेड में, हर ऐसा ऐसा हो जाएगा। टू हटा दिया हमने, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर मैं टू लिख दूंगा। लेट तो ऐसा का ऐसा, ये अस जो है ये क्या होता है बेटा, वी का अस होता है। वी अपना कौन सा पर्सन बेटा, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अस क्या फॉर्म था बेटा, वी का अस होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऐसे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। लेट हिम, एक्शन में चेंज कुछ नहीं होगा, तो लेट हिम बाय अ हाउ, ऐसा ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा सेंटेंस जो है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, सजेस्टेड लगाना पड़ेगा। तो ये लेट वाले फंडे भी आपको समझ में आ गए होंगे। दैट मींस अपना नरेशन से रिलेटेड सारे ही टॉपिकों को मैं 1 बाय 1 क्लियर करवा चुका हूँ। अब कौन सा भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जो मैंने नहीं करवाया हो शायद तक। आई होप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको सारे टाइप के सेंटेंसेस जो उनका नरेशन चेंज करना अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया होगा। अब हम अगले वाले वीडियो में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को बनाना सीखेंगे, वो भी कंसेप्ट के साथ में, छोटे छोटे पॉइंट के साथ में, छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ में, सिंपल सेंटेंसेस के साथ में, ताकि आपको बिना रूल को रटे ही समझ में आ जाए। इसमें भी हमने रूल कुछ भी नहीं रटे ना, डायरेक्टली समझने का काम किया है। और एक बार समझ में आ जाता है तो लाइफ टाइम वो टिका रहता है। अगर हम रूल को लिखेंगे, कॉपी में पढ़े रहेंगे, रूल हमें समझ में नहीं आएगा। अगर वो रूल हमने समझ लिए है माइंड में डायरेक्टली, बिना लिखे, बिना ही समझे डायरेक्टली, तो वो हमारे माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। एक बार समझ में आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से पकड़ मजबूत करो, ताकि वो जब भी आपकी एग्जाम में आए आप 100% श्योरिटी के साथ में उसके सारे के सारे मार्क्स जो कवर करके आए। और ये टॉपिक जो है ना 9th 10th 12th तक काम आने वाले, ये जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उस लेवल तक का भी अपना मैटर मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो वहां पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपको इसको मन लगा के पढ़ना है। चलिए, ये वीडियो काफी लंबा खींचा चुका है, समथिंग 45 मिनट के आसपास का वीडियो चला गया होगा। अब इसको ज्यादा लंबा ना खींच के इसको फिनिश करते हैं यहीं पर। आई होप ये टॉपिक जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अच्छे से गर्मियों को एंजॉय कर रहे हो आप तो एंजॉय करिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना यूटिलाइज करते रहिए इस समर वेकेशन को। जय हिंद जय भारत।